बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपका संडे आपके घर वालों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे आज 9 फरवरी है और दिन है इतवार का। कल एक वीलॉग जो है वो 1 घंटे का किया था और उसमें कंपैरिजन किया था कि लोग किस तरह आए इसको मदीना समझ के और उनके साथ जो है वो क्या सलूक हुआ। आज उसकी दूसरी किस्त यानी मैं आपके सामने पेश करूंगा, दूसरी और आखिरी किस्त। फिर आपने खुद कंपैरिजन करना है कि लोगों की तवक्कुआत पूरी हुई या नहीं हुई। लेकिन इससे पहले हम जिक्र करेंगे कल जो एहतजाज हुआ 8 फरवरी को ज़बरदस्त एहतजाज था। जितना जुल्म रवा रखा गया, जितनी फस्तायत की गई, जितने हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उसके बावजूद लोगों ने जो है वो बाहर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और यकीन करें कि दिल को बड़ी खुशी हुई और दिल को एक हल्की सी उम्मीद भी मिली कि ये कौम हार नहीं मान रही और अपनी कौम से कोई भी नहीं जीत सकता। कल जुनेद अकबर ने बिल्कुल 100% ठीक कहा कि ये जो जर्नैल हैं ये चाचे माँ में न बने पाकिस्तान के, ये अपनी नौकरी पूरी करें। हाँ, इनका यही बस चलता है कि सियासतदानों के कान पे जो है पिस्तौल रख के वो एक्सटेंशन करवा लें। वो भी था ना वो एक लानती, वो काबली ट्रक, वो बाजवा, उसने भी 6 साल पूरे कर लिए, फिर अपनी मौताब मर गया। और किधर गया वो? उसके बाद जो है ना इससे पहले मुशर्रफ 9-10 साल लगा गया। तो बहरहाल यही को ये कर सकते हैं और इनके बस में कुछ नहीं है। न ये मिशन चला सकते हैं, ना ये मुल्क चला सकते हैं, न ये खारजा पॉलिसी चला सकते हैं, ना ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर के मसाइल को हल कर सकते हैं। इनकी जो टोटल तरबियत है ना, या इनकी जो टोटल ट्रेनिंग है वो है दिफा की। उसी पर वो कंसंट्रेट करें, पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के मालिकों के हवाले करें और मालिक वो करार पाएगा जिनको लोग वोट देंगे। वो मालिक नहीं करार पाएंगे जो जर्नैलों की पसंद होंगे कि जी हमें ये पसंद है, ये पॉलिश अच्छी करते हैं, ये जिब्बें ठीक मारते हैं बूटों पे, ये हमारी खुशामद करते हैं, हमें सिपह सलार कहते हैं। तो मालिक जो है ना वो अवाम है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी जर्नैल को जो है ना वो जलन हो, इस मुल्क के मालिक वो 25 करोड़ अवाम है और उन्हीं के लिए ये मुल्क बना था। कैद आज़म फौजी जनरल नहीं थे, कैद आज़म ने ये मुल्क किसी से छीना नहीं था, कैद आज़म ने ये मुल्क फतह नहीं किया था। कैद आज़म ने एक बहुत खूबसूरत और पुरअमन जो है वो कोशिश से और जिद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया। तो पैगाम यही है कि ये जो जर्नैल हैं ये पाकिस्तान के चाचे माँ में न बने, ये बेड़ा गर्क करके फिर निकल जाते हैं बेल्जियम को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, और पीछे कौम भुगती है। मैंने आपको कई दफ़ा मिसाल दी कि अयूब खान ने पॉलिटिकल फैब्रिक तबाह कर दिया, यहाँ पे जमहूरियत आने नहीं दी। फिर देखें उसके बाद जो है ना वो आ गया जो है ना याह्या खान, उस लानती और कौमी गद्दार ने मुल्क तोड़ दिया। उसके बाद आ जाएं ज़िया पे। ज़िया क्या तोहफा दे के गए? काबली 40 लाख, क्लैशनकोफ, हेरोइन। उसके बाद वो एक और लानती आ गया मुशर्रफ, उसने क्या दिया? उसने दिया जो है ना वो दहशतगर्दी, लाल मस्जिद, डॉलरों के इवज़ जो है ना वो लोगों को बेचा, यही दिया उसने। और क्या किया? तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि ये चाचे माँ में नहीं है, ये सरकारी मुलाजिम है, इनको तनख्वाह दिफा की मिलती है। ये दिफा करें, अपनी नौकरी पूरी करें और अफलातून और सुकरात बनने की कोशिश न करें, तजर्बात न करें। इस मुल्क पे पहले वाले तजर्बों को सामने रखें कि पहले भी तो आपके 4 स्टार थे ना जिन्होंने यहाँ पे रंग बिरंगे तजर्बे किए। तो उन तजर्बों को तुसा कोलो रखो और वो आप कहीं और पे जाके अप्लाई करें। हाँ, रिटायरमेंट के बाद जब आप अपना कोई कारोबार करें ना तो उधर आप तजर्बे करें, उधर आप CEO बन जाएं, उधर आप जो मर्जी है। ये मुल्क जो है ना, इस मुल्क के
चाचे मामे न बने। अब आते हैं अपने स्टोरी के दूसरे हिस्से पे। एक स्टोरी मैंने कल लोड की, अभी तक जो है ना वो कम लोगों ने देखी है, वो ज़रूर देखनी है। वो मास्टरपीस है, वो मेरे अल्फाज नहीं है, वो तारीख की गवाही है। तो आज हम उसका जो है वो दूसरा और आखिरी पार्ट जो है आपके सामने रखूंगा। और ये दो बंदे हैं, एक हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब और दूसरे हैं जो है ना वो सरदार मोहम्मद चौधरी, यानी ये साबका IG हैं। तो इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है, लोग किस लिए आए यहाँ पे और उनके साथ क्या सलूक किया गया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल से जो है ना वो जहाँ से सिलसिला जो है वो टूटा था वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को मज़ा आएगा जो दो हिस्से मिलाकर देखेंगे, टाइम निकालेंगे, तब उनको जो है वो समझ आएगी। महाजुर खाने के कुछ नौकर कंबलों का एक पलंदा उठाकर ले आए। एक कंबल उन्होंने दादा पर डाल दिया, दूसरा औरत के नंगे बदन पर, तीसरा उसकी बच्ची पर, चौथा, पांचवा, छठा और इसी तरह वो मैदान में बिखरी हुई लाशों पर नरम नरम कंबलों के कफन डालते गए। जो लोग जिंदा थे वो हसरत भरी निगाहों से अपने मुर्दा साथियों की तरफ देखते थे कि उनको आखिरकार ऊनी और नए कंबल मिल गए। महमूद मचल रहा था कि दादा को वो लोग उठाकर कहाँ ले गए। जुबैदा उसे समझाती थी कि दादा अब्बा और अम्मी को बुलाने गए हैं, वो कब आएंगे? वो बहुत जल्द आ जाएंगे मेरे महमूद, वो तो बस आते ही होंगे। अब्बा और अम्मी कहाँ गए हैं? वो थोड़ी देर के लिए अल्लाह मियाँ से मिलने गए हैं। वो इसके दरबार से तुम्हारे लिए उम्दा उम्दा खिलौने लाएंगे, शीशे का लट्टू, रबड़ की गेंद, चाबी वाली मोटर, नए बूट, तिल्लेदार टोपी। महमूद का तखय्युल तरह तरह के सवाल ईजाद करता था। जुबैदा तरह तरह के जवाब घड़कर उसे टालती थी और जब कभी महमूद इधर उधर खेल में लग जाता तो वो नज़र बचाकर मुंह छुपाकर अपने दिल का गुबार आंसुओं से निकाल लेती थी। महाजुर खाने की मशीन बायोस्कोप की तरह चल रही थी। सुबह से शाम तक इसके पर्दे पर भांत भांत के सीन आते थे और निकल जाते थे। बड़े बड़े दबदबे वाले रईस और नवाब आते थे, ऊंची ऊंची कुर्सियों वाले हुक्काम आते थे, सरसराते हुए रेशम में मलबूस क्लबों की कलियों की तरह खिले हुए हुस्न में सरशार गुलाब और चुंबेली के इत्र में महकी हुई बेगमात आती थी। वो सब बच्चों के सर पर शफकत का हाथ फेरते थे, औरतों के पास खड़े होकर उनकी अशकशोई करते थे, बूढ़ों और जवानों की पीठ ठोंक कर उनकी टूटी हुई कमर को सहारा देते थे और फिर सुबह शेर मोटरें उन्हें महाजर खाने से वापस ले जाती थी। फोटो सेशन करवाने के बाद कोई मिठाई लाता था, कोई कपड़े बांटता था, कोई पुलाव और कोरमे की देगें तकसीम करता था और जब कोई इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता तो उसके चेहरे पर फख्र व मुसर्रत की सुर्खी फैल जाती और वो दिल ही दिल में अपने रहमान और रहीम का शुक्रिया अदा करता कि उसने अपनी कुदरत कामला से ऐसे सामान पैदा कर दिए जिनके तुफैल इस नाचीज़ को भी मकदूर भर खैरात करने का मौका नसीब हुआ। फिक्रे की काट आपने जो है ना, फिक्रों की काट आपने खुद निकालनी है। दिलशाद सोचती कि जब कोई जवान मर्द महमूद और जुबैदा का किस्सा सुनेगा तो स्टोर बाबू को कान से पकड़कर गोली से उड़ा देगा कि उसने इस कड़ाके की सर्दी में भी दादा को सिर्फ एक ही कंबल दिया। वो डरती थी कि जब कोई दबदबे वाले तंतले वाले बुलंद इकबाल लोग उसकी अपनी राम कहानी सुनेंगे तो उनका खून खोल उठेगा, उनकी गैरत को शदीद चोट लगेगी और वो अपनी बंदूकें उठाकर अमरीक सिंह, त्रिलोक सिंह, करतार सिंह, दरबार सिंह की तलाश में चल निकलेंगे। लेकिन सुनने वाले सुनते गए, सुनाने वाले सुनाते गए, उनमें मिठाई और पुलाव बढ़ता गया। रात को
ठंडी हवा की शमशीर अपने वार करती गई और मुहाजिर खाने का बायस्कोप बदस्तूर चलता गया। पहले दिन का मसला किसी ने किसी को नहीं पूछना कि स्टोर बाबू ने क्यों रजाइयां नहीं दी। एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे सीन के बाद तीसरा सीन, ना आगाज ना अंजाम, एक मुसलसल और पेचीदा निज़ाम तरहम के इसमें इंसान का राज़िक बनने के लिए बेकरार बेचैन हो कि हम राज़िक हैं अभी भी, और इस बाजी में दूसरों पर सबकत ले जाने के लिए हर किस्म का दौ, हर किस्म का पेच खेलने पर तुला हुआ हो कि हम राज़िक हैं। एक साहब बड़े मुखय्यर थे, बदन पर खुशनुमा सूट, सर पर तिरछी टोपी, आंखों पर सोने के फ्रेम वाली सब्ज ऐनक, अगले दांतों में सुनहरी कीलें, मुंह में पाइप, उंगलियों में लाल और याकूत की बेशबहा अंगूठियां। वो घंटों महाजर खाने में घूमते थे, एक एक की दास्तान सुनते थे, किसी को पैसे देते थे, किसी को मिठाई की गोलियां, किसी को चॉकलेट। दिलशाद पर भी उनकी खास नजर इनायत थी। एक रोज वो उसकी बच्ची के लिए सुर्ख ऊन का दीदा जेब स्वेटर लाए। दूसरे रोज उन्होंने रहीम खान की तलाश करने का वादा फरमाया और कुछ दिनों के बाद वो दिलशाद के लिए एक जान फरा ईद का पैगाम लेकर आए कि रहीम खान का पता मिल गया है। बेचारा बेहद कमज़ोर है, चलने फिरने से माजूर, लेकिन दिलशाद की याद के सहारे वो अभी तक बारे जीस्त उठाए बैठा है। दिलशाद की नज़र में दुनिया गुलजार हो गई। महाजर खाने की ज़मीन पर फूल ही फूल उग आए। उसके बदन में सुलगने वाला जहर काफूर की तरह मुश्कबार हो गया और वो अपने धड़कते हुए सीने में अरमानों का बेपनाह हजूम छुपाए मिस्टर मुस्तफ़ा खान सीमाबी की मोटर में आ बैठी। कार फराटे भरती जा रही थी। लाहौर की सड़कें रंगीन सांपों की तरह लहरा लहरा कर गुजर रही थीं। ये बागे जना है, ये गुलिस्तान फातिमा की चार दीवारी है, ये मलका मोज़मा का बुत है, ये माल रोड के रंगीन रेस्तुरान है, ये नीले गुंबद का चौक है, इस गली में अनारकली का मकबरा है, ये गिरजा है, वो मस्जिद है, ये मुस्तफ़ा खान सीमाबी का बंगला है, नौकरों के कमरे में ग्रामोफोन बज रहे हैं। दिलशाद का दिल धक धक बज रहा था। इस धक धक में एक अनोखे सुरूर का तरन्नुम था। वो बरामदे में बैठे बैठे सोच रही थी कि शायद इस ज़मीन पर रहीम खान के कदम पड़े हों, शायद इस बंगले की हवा में उसकी दिलावेज सांस बसी हुई हो। दिलशाद की नज़र अकीदत में बंगले की ज़मीन का ज़रा ज़रा मक्का और मदीना की खाक बन गया। बंगले की ईंट ईंट पर मस्जिदों के मुकद्दस मीनारे तामीर हो गए। एक नौकर ने उसे एक प्लेट में पुलाव, एक में पालक और गोश्त, एक में मटर और कीमा, एक में फिरनी ला कर दी। मालूम नहीं वो क्या खा गई और कब खा गई। वो दुनिया से बेखबर थी। उसकी रूह अपने रहीम खान के इस्तकबाल के लिए सरापा इंतज़ार बनी हुई थी, लेकिन उसके जिस्म को अभी तक कुत्ते चुचोड़ रहे थे। मुस्तफ़ा खान सीमाबी ड्रेसिंग गाउन पहने उसके सामने भूखे गिद्ध की तरह मंडला रहा था। मेज़ पर स्कॉच विस्की की बोतल जगमगा रही थी। वो अपनी बाहें फैलाकर कहता था कि आओ मेरी जान, आकर मेरे सीने से लग जाओ। तुम बड़ी मजलूम हो, तुम बड़ी गरीब हो, लेकिन मैं एक अमीर इंसान हूँ। मैं कुछ रोज़ के लिए तुम्हें मलका बना के रखूँगा। तुम्हारा रहीम खान मालूम नहीं कहाँ गया, शायद वो किसी वीराने में मरा पड़ा हो, लेकिन तुम इस फर्जी हस्ती की याद में अपनी जवानी नंगवाओ। मेरी जान, आओ मेरे सीने से लग जाओ। अब तुम अपने आज़ाद
वतन में आ गई हो, आज़ाद वतन में आ गई हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं, ये हमारा वतन है, ये हमारा आज़ाद वतन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दिलशाद के गले में मुल्ला अली बख्श की तस्बीह लटक रही थी। जब मुस्तफ़ा खान सिमाबी की ज़ुबान लपक लपक कर तस्बीह के दानों को चूमती, जो कि कभी अमरीक सिंह ने भी नहीं चूमी थी, तो दिलशाद को ये महसूस होता था कि एक मुसलमान भाई हजरे अस्वद को बोसा दे रहा है। 2-4 दिन में जब मुस्तफ़ा खान सिमाबी ने अपने हज के अरकान पूरे कर लिए तो दिलशाद फिर महाजुर खाने वापस आ गई। नन्ना महमूद शीशे का लट्टू चला रहा था। उसने तुतला कर तालियां बजा बजा कर दिलशाद को समझाया कि जुबैदा बाजी भी मोटर में बैठकर दादा मियाँ के पास गई थी। दादा मियाँ ने शीशे का ये लट्टू भेजा है, ये रबड़ की गेंद, ये रंगदार मिठाई। आज वो फिर मोटर में बैठकर दादा मियाँ के पास गई है। मोटर पू पू करती जा रही है। अब वो फिर दादा मियाँ से पैसे लाएगी, नए नए बूट लाएगी, तिल्लेदार टोपी लाएगी। लाहौर न था, मदीना था। लाहौर वाले न थे, अंसार थे। नहीं, वो तो शायद अंसार मदीना से भी कुछ दर्जा अफजल तर थे। यहाँ दिलशाद के लिए हर रोज़ एक नया रहीम खान पैदा हो जाता था। जुबैदा के लिए हर रोज़ एक नया दादा जन्म लेता था। बेटियों के लिए नए नए बाप थे, बहनों के लिए नए नए भाई। जिस्म का रिश्ता जिस्म से मिलता था, खून का रिश्ता खून से। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ पे ज़रा गौर करना है कि आखिरी पैराग्राफ क्या था। ये 2 लड़कियां महाजुर कैम्प में हैं और महाजुर कैम्प में जो है वो मीना बाज़ार लगा है और मीना बाज़ार पे जो है ना वो आपने इस आखिरी पैराग्राफ पे गौर करना है। ईदगाह के मैदान में एक मीना बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ हर रोज़ ईद है, हर शब बरात। टाट की छोटी झोंपड़ियों में नन्हे नन्हे चिराग टिमटिमा रहे हैं। गोश्त रोटी, सिले हुए कपड़े, पुराने बूट, ताज़े फल, लोहे की मेखें, लकड़ी के संदूक, चमड़े की कुर्सियाँ, तेल, अचार, साबुन। बेघर और बेदर मुहाजिर सहारे की हर मुमकिन लड़ी थाम कर बैठे हुए हैं। एक अजीब किस्म का इत्मीनान, एक अजीब किस्म की अब्दियत इस माहौल पर जारी सारी है, जिसे देखकर ये गुमान होता है कि ज़िंदगी का ये भटका हुआ कारवां आखिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया है। एक झोंपड़ी में चादर तान कर 2 हिस्से किए हुए हैं। सामने की तरफ दिलशाद पकौड़ियाँ तल रही है, पिछली तरफ जुबैदा दही बड़े लगाए बैठी है। प्लीज़ गौर करना है। एक लंबा तड़ंगा पठान पकौड़ियों के सामने फुसकाड़ा मारे बैठा है। गरम गरम पकौड़ियाँ खान, खा लो, बोलो कितने की दूं। नरम है, खू गर्म है, पठान ने आंख मारी। हाँ खान, नरम है, खू गर्म है। दिलशाद कड़छी मुंह के सामने करके मुस्कुराई। दिलशाद की मुस्कुराहट में भी अजीब जादू था। उसकी एक मुस्कुराहट पर निसार होकर रहीम खान ने कसम खा ली थी कि अगर सूरज या चांद या तारे भी उसे उठा ले जाएं तो वो अर्ज़ो समा की वुसअतें फांद कर उसे छीन लाएगा। पठान ने होंठों पर जुबान फेरी। खो 1 रुपया। नहीं खान, खो 5 रुपया। हट, खो 2.5 रुपया। खो 5। पठान ने अपनी जेब के पैसे गिने। उसके पास 3 रुपए 4 आने थे। उसने 2.25 रुपए का उधार करना चाहा, लेकिन दिलशाद ने उसे मजबूर कर दिया कि खान कर्ज मोहब्बत की कैंची है। तुम पूरे पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हें झटपट नरम नरम गरम गरम पकौड़ियाँ उतार दूंगी।
पठान मायूस होकर दूसरी तरफ चला गया। वहां उसने दही बड़ों का सौदा किया। जुबैदा अभी बच्चा थी, नादान थी, मासूम थी, इसलिए वो ₹2.25 का उधार मान गई। जुबैदा ने दिलशाद को आवाज़ दी, बहन ज़रा इस तरफ ध्यान रखना, महमूद सो रहा है, मैं ज़रा खान के साथ जाकर दही ले आऊं। इसी तरह जब दिलशाद अपनी पकौड़ियों के लिए बेसन लेने किसी गाहक के साथ जाती तो अपनी बच्ची को जुबैदा के सुपुर्द कर जाती। दही और बेसन की इस मिलावट पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी हुकूमत का मुस्तकबिल परवान चढ़ रहा था। और चाचे मामों, जो चाचे मामे बने हुए हो, जब दिलशाद की बच्ची नरम नरम गरम गरम पकौड़ियों पर पलकर जवान होगी, जब जुबैदा का महमूद दही बड़ों की चाट पर सियाना होगा, तो इस्लाम की बरादरी में वो ग्रां कदर रुकनों का इजाफा हो जाएगा। एक मजबूत भाई, एक खूबसूरत बहन, जिस्म की मजबूती और जिस्म की खूबसूरती, यही तो वो ईंट और गारा है जिससे बहादुर कौमें तामीर होती हैं। जर्नैलों के नाम, जिस्म की मजबूती और जिस्म की खूबसूरती, यही तो वो नेमत उज़्मा है जो नेमतों वाले अज़मतों वाले बारी ताला ने तुमको अता की है। वो तो बड़ा ही रहीम और शफीक आका है, वही मशरिक़ का मालिक है, वही मगरिब का मौला है। उसी ने दरख्तों पर खुरमे और अनार लगाए, वही दरियाओं से मोती और मोंगे निकालता है, वही जन्नत का रहमान है, वही दोज़ख का कहार है। फिर तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और जर्नैल तो पाकिस्तान नामी नेमत को कभी नहीं झुटलाएंगे। ये एक पार्ट हो गया, ये आपने देख लिया। अब इधर क्या तमाशा हो रहा है, ये हैं जहान हैरत सरदार मोहम्मद चौधरी। मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जो है ना वो रजब भट्ट जिंदाबाद, इसके अलावा कोई और भी है, डगी भाई के कुत्ता भाई के डोगी भाई, वो बहुत हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल ये उधर आपने सुना, आप इधर सुने कि इधर क्या हो रहा है। जी, ये हैं सरदार मोहम्मद चौधरी। बहरहाल तकदीर का सफ़ा नंबर है 101। बहरहाल तकदीर का पहिया मुखालिफ समत में गर्दिश करने लगा। याया खान ने अयूब खान को मज़कूरा समझौते से मुनहरिफ होने और मुल्क की सलामती व यकजहती के खातिर आर्मी चीफ को ज़रूरी इक़दामात करने की दावत देने पर मजबूर कर दिया। अपने आप को क्या मुझे दावत दें, आप मुझे इक़दामात करने की दावत दें, अयूब खान को कहा याया ने। अयूब खान इंतहाई बेबसी के आलम में ईवान इक़्तिदार से रुखसत हो गए। याया खान ने 25 मार्च 1969 को अनाने इक़्तिदार हाथ में लेते ही 1962 का दस्तूर मनसूख कर दिया। मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया। चाचे मामे और मनसब सदारत का हल्फ उठाए बगैर, यह आज आपको पहली दफ़ा बताऊं, किसी भी मुल्क का किसी भी तारीख में बगैर हल्फ उठाए ये सदर बन गया। हल्फ भी नहीं उठाया, हल्फ उठाए बगैर ही सदर मुमलिकत व चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठा। 1958 में प्रोफेसर फयाज ने कहा था कि मोहब्बत की चाशनी ख़त्म हो गई है। 58 में इस दफ़ा नफ़रत की अज़ियत भी जाती रही, नफ़रत की अज़ियत। वो कल परसों खान साहब ने ख़त लिखा है कि इदारों में और जो है ना लोगों में क्या हो रहा है, ये अब तो नफ़रत भी नहीं रही। लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके साथ दोहरा धोखा किया गया है, दोहरा। मुमताज़ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर अजमल उन सारे वाक़यात की एक ख़ास अंदाज में तौज़ीह किया करते थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान लाखों लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ। ये उनकी मादरे वतन है जिसकी बदौलत उन्हें रोटी, इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी मिली। अयूब खान ने वहशियाना कुव्वत से माँ को बेआबरू करके बच्चों को अच्छा खाना खिलाया।
लेकिन बच्चों ने माँ की बेइज्जती का खूब बदला लिया। अब एक बदमाश ने उसे अगवा कर लिया है। इस दफ़ा मुकाफात अमल इससे भी ज़्यादा सफाकाना और वहशियाना अंदाज में रूनुमा होगा। मैंने वो रात इंतहाई कर्ब की हालत में रोते हुए और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हुए गुजारी कि या इलाही हमें हमारी हमाकतों की सज़ा न दे। एक नाजायज़ और गैर कानूनी हुकूमत की जगह दूसरी हुकूमत ने ले ली, अभी देख लें, और कौम को मुआशरती तबाही के गार में धकेल दिया। एहतजाजी तहरीक के महीनों में पुलिस को ज़्यादातर गलियों और सड़कों पर रहना पड़ता था, इसलिए उनकी पेशा वाराना कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई। जराइम की बेखुनी पर तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। बहुत से मुजरमों ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए सियासी सरगर्मियों में पनाह ले ली, अभी देख लें। इस तरह जराइम की शरह में खातिर खा इजाफा हो गया। तफ्तीश में गैर मामूली ताख़ीर होने लगी। मुकदमात की समाअत में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि मैजिस्ट्रेट और जज जलसे जुलूसों के सिलसिले में गैर पेशा ड्यूटी पर होते थे। देख लें कितने केसेस बन रहे हैं, और जो असल मुजरमों के केसेस हैं, जो असल जराइम हैं, वो गए पीछे और पीटीआई के कारकुन रोज़ाना अदालतों में। जराइम के रिकॉर्ड पर भी ज़रूरी तवज्जो नहीं दी जा सकी। मेरे एडवोकेट दोस्त शेख इजहार ने मेरी इस बात पर मानी खेज कहकर लगाया कि पुलिस को एक गैर नुमाइंदा हुकूमत को सहारा देने की बिना पर बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अभी की तरह गैर नुमाइंदा हुकूमत 1958 के बाद पुलिस की पेशा वाराना महारत का सवाल ही बाकी नहीं रहा, इसलिए पुलिस ऐसे बदमाश को गिरफ्तार करने से कतराने लगी जो न सिर्फ बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी का एलानिया इतराफ़ करता बल्कि उस पर फख्र भी करता था। देख लें, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहने लगे अब एक और बदमाश सामने आ गया है, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? नज़्म व ज़ब्त कायम करने, कानून नाफिज करने और जराइम पर काबू पाने की बात भूल जाओ। चोर उचक्के हुक्मरान बन गए हैं, इनके अहकाम बजा लो और उनके कानून नाफिज करो। उनके कानून नाफिज करो। चोर उचक्के हुक्मरान बन गए, ये जो है ना उस वक्त की बात है। अयूब खान के खिलाफ तहरीक के बुरानी दौर में मुझे तरक्की मिली और लाहौर का एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस बना दिया गया। 18 नवंबर 1958 को आईजी मियां बशीर अहमद ने एसपी रैंक के सितारे मेरे कंधों पर लगाए। उन्होंने एसएसपी और दीगर अफसरान के सामने मेरी कारकर्दगी को सराहा और मुसर्रत का इजहार किया। मुझे इंतहाई खुशी हुई। इस तरह मैं हुक्मरान तबके में एक दर्जा ऊपर हो गया। साथ ही एक बेहिस मशीनरी का कुल पुर्जा या कल पुर्जा बनने से जो मोजिज क्लर्क से बदतर था। दुख भी हुआ, जैसा कि मेरे दोस्त ए हमीद ने पेशगोई की थी। 1969 में नफाद मार्शल लॉ के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान को मगरबी पाकिस्तान का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर मुकर्रर किया गया। उन्होंने अपना सदर दफ्तर पंजाब असम्बली में कायम किया। याद रहे कि सूबाई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपना हेडक्वार्टर हमेशा असम्बलियों में कायम करते हैं, क्योंकि असम्बलियाँ और मार्शल लॉ एक साथ नहीं चल सकते। मगरबी पाकिस्तान को जोन ए का नाम दिया गया, जबकि मशरकी पाकिस्तान को आबादी में बड़ा होने के बावजूद जोन बी कहा गया। मार्शल लॉ हेडक्वार्टर्स को भारी स्टाफ के साथ 2 सेक्शनों में तकसीम किया गया था। एक का सरबरा ब्रिगेडियर फौजी अमूर और दूसरे का ब्रिगेडियर सिविल अमूर के नाम से पहचाना जाता था। शेख इनामुल हक CSP सिविल इंतजामिया की तरफ से अफसर राब्ता थे। मैं वाहिद अफसर था जिसे हेडक्वार्टर्स के दोनों शोबों के साथ काम करना पड़ता था। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफ़ा के साथ, जो इंटेलिजेंस के इंचार्ज थे, काम करने के अलावा
पुलिस से मुतल्लिक बहुत से मामलात पर तवज्जो देता और जनरल को ब्रीफ करता था। हेडक्वार्टर के रूए रवां लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल कयूम थे, जो बड़ी मशहूर कुन और दिलकश शख्सियत के मालिक थे। वो सिविल अमूर के इंचार्ज थे। उनके पास एक रजिस्टर सिफारशात था जिसमें वो हर ऐसा काम लिख लेते थे जिसकी बाबत सिविल इंतजामिया को हदायत करनी होती कि फौजी अफसरों के साथ फलां फलां काम सरअंजाम दिए जाएं। फौजी अफसरान अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्हें बतौर राब्ता कार इस्तेमाल करते थे ताकि वो फौजी असर रसूख बरूए कार लाकर उनके काम करा दें। उर्फ़ आम में उन्हें पटवारी कहा जाता था, क्योंकि फौजी अफसरान के नाम ज़रई ज़मीन अलाट कराने का फरीदा भी वही अंजाम देते थे। मैंने उनके तरीक़ाकार का बड़े करीब से मुशाहिदा किया। उनके मातहत चंद तजर्बाकार CSP अफसर थे जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि सूबा भर में सरकारी और मतरूका अराजी का सुराग लगाएं। किधर किधर पड़ी है सरकारी अराजी। जनरल, ब्रिगेडियर और दीगर फौजी अफसर सारा दिन उनके गिर्द चक्कर लगाते रहते, जमीनें किधर पड़ी हैं, और वो मुगल बादशाह की तरह अतियात बांटने में मसरूफ रहते। बाज़ औक़ात तो यूं लगता था कि मार्शल लॉ सिर्फ इसी मकसद के लिए लगाया गया था, सिर्फ इसी मकसद के लिए कि ज़मीनत कब्जे करो। बताएं, दिलशाद याद रखें, जुबैदा याद रखें, दही भल्ले और पकौड़ियाँ, इसीलिए मार्शल लॉ लगाया गया था कि ज़मीनों पे कब्जे करो जी। और वो मुगल बादशाह की तरह अतियात बांटने में मसरूफ रहते। बाज़ औक़ात तो यूं लगता था कि मार्शल लॉ सिर्फ इसी मकसद के लिए लगाया गया था। मुझसे अक्सर कहा जाता कि मुतलका ज़िलों के SP साहबान को हुक्म दिया जाए कि अलाट शुदा ज़मीनों से मौजूदा काबजीन को बेदखल करके नए अलाटियों को कब्जा दिलाने में मदद करें। नसौ पहले को जेड़े उत्थे बैठे SP हजरात उलझन में फंस जाते थे, क्योंकि बहुत से मुजाहिरीन कई पुश्तों से उन ज़मीनों को काश्त कर रहे थे और उन्हें कब्जे के हुकूक विरासत में मिले थे। इस सिलसिले में कसूर के एडिशनल SP ने एक बहुत ही दिल खराश कहानी सुनाई। उसने अपने चंद आदमी बाद मुजाहिरीन को बेदखल करने के लिए भेजे जो 19वीं सदी यानी सिखों के दौर से उन ज़मीनों को काश्त कर रहे थे। उनकी औरतें एहतजाज और फरियाद करने लगी। उन्होंने SP से कहा कि उन्हें सरहद पार इंडिया दोबारा भेज दिया जाए। ये चाचे मामे लोगों ने कहा, मैं वापस भेज दिया जाए जी, क्योंकि सिखों ने उनके बुजुर्गों के साथ जो सलूक किया वो इन फौजी अफसरों के सलूक से कहीं बेहतर था। दसो, वो अमरीक सिंह और ये कि वो सलूक बेहतर था इन फौजी अफसरों से, इन फौजी अफसरों से बेहतर था जी। उसके बाद जिनकी ख्वाहिश पर जालिम पुलिस हमें हमारे खेतों से बेदखल कर रही है, SP ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि मैं इस मामले से मुतल्लका हुकाम को मुतल्ला करूंगा। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने वो करबनाक दास्तान कर्नल कयूम को सुनाई तो उन्होंने बड़े पुरजोश लहजे में कहा, ऐसे गैर मुहिब्बे वतन अनासिर को जेलों में डाल देना चाहिए। फौजी अफसरान को या मुजाहिरीन को? मैंने पूछा। उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। झुंझला कर बोले, वो तुम हो जिसे जेल में होना चाहिए। चलो आप यहां से दफा हो जाओ। ये हो रहा है जी। ये सिर्फ एक केस नहीं था। मुझे पै दर पै रिपोर्टें मौसूल हो रही थी कि ज़मीन हथियाने और मुजाहिरीन को बेदखल करने का काम पूरे सूबे में ज़ोरों पर है। कब्ज़ा ग्रुप पूरी तरह सरगर्म अमल था। किसी को मार्शल लॉ हुकाम के गैज़ो गज़ब से बचाने का ये हरबा बड़ा कामयाब था। एक दिन पुलिस एक हिफाजी दस्ते पर जो 50 मुलजमों को आम बस के जरिए एबटाबाद से हरीपुर ले जा रहा था, मुलजमान के हामियों ने हमला कर दिया। पुलिस दस्ते का इंचार्ज, हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही मारे गए, जबकि सारे कैदी फरार हो गए। मुजाहिरीन
मुजाहिरी नहीं, मुजारे। इस वाक़े को मार्शल लॉ इंतज़ामिया के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा करार दिया गया। जनरल अतीक और रहमान पुलिस के ज़बरदस्त नुक्ता चीन थे। मैंने उन्हें तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया, ताहम वो मुतमईन नहीं हुए। मैंने उन्हें वसाइल के फुकदान, खुसूसन पुलिस की बोसीदा गाड़ियों और स्टाफ की कमी के बारे में बताया, मगर वो अपनी बात पर कायम रहे कि पुलिस वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, अब है मुकद्दस गाय। मेजर जनरल AA के न्यायाधी लाहौर के डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। हमें उनके खिलाफ सबूत और हल्फिया बयानों के साथ करप्शन और औरतों के साथ मुआशकों की बहुत सी रिपोर्टें मौसूल हो रही थीं, लेकिन कोई भी डर के मारे इस सिलसिले में बात करने की जुर्रत नहीं करता था। मुबादा मार्शल लॉ बदनाम हो जाए, ऐसा ना हो कि मार्शल लॉ बदनाम हो जाए। दूसरे फौजी अफसरान के खिलाफ भी जो मार्शल लॉ से मुतल्लिक अमूर निपटाने पर मामूर थे, इसी तरह की शिकायत का तूर मार मौजूद था, लेकिन उन सब को फाइल कर दिया गया। छोड़ो फौजी अफसरान को, चाचे मामिन। एक बार जनरल टिक्का खान ने मुझे न्यायाधी के खिलाफ इंतहाई कराहत आमेज शिकायत की तफ्तीश करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं अपनी जान के खौफ से बाज रहा। मैं जानता था कि ऐसा करने की सूरत में मुझे मन घड़त इल्ज़ामात के तहत जेल भेज दिया जाएगा और टिक्का खान को इसकी खबर तक नहीं होने पाएगी, गैब कर दिया जाऊंगा। उन दिनों फर्जी इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी को मुल्क दुश्मन करार देकर उसके खिलाफ समरी मिलिट्री कोर्ट्स में फौजदारी मुकदमा चलाकर सजा सुना देना मामूल की हिकमत अमली बन गई थी। देख लें क्या सीख है इन चाचे मामों ने। खा इस कार्रवाई से किसी मुतनाज़ा मकान का कब्जा लेना मकसूद होता या किसी फौजी अफसर की जमीन से मुजारे को बेदखल करना मतलूब होता। मिलिट्री कोर्ट में केस, मिलिट्री कोर्ट चलाओ के तो सजा लो, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखते हैं IG साहब, ये उधर दिलशाद वगैरह ज़हन में रखेंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि जो है ना इन चाचे मामों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। जी, लाहौर में चार छोड़ते वक्त मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि मार्शल लॉ हेडक्वार्टर्स के वहशतनाक माहौल से जान छूट गई। उस वक्त मैं ये एहसास नहीं कर सका कि स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी का SP बनने के बाद मैं जोड़ तोड़, जहालत और हट धर्मी के अजीम मरकज़ में दाखिल हो जाऊंगा। रावलपिंडी, पहले दिन से रावलपिंडी इस मुल्क की जड़ों में बैठ गया। मैंने 1971 के मनहूस और भयानक साल के पहले महीने में नए मनसब का चार्ज संभाला। मेरी जिम्मेदारियों में सदर की ज़ात और ईवान सदर की सिक्योरिटी शामिल थी। सदर के ज़ाती मुहाफिज मेरे स्टाफ में से थे। मैं रावलपिंडी डिवीज़न की स्पेशल ब्रांच के लिए सियासी और सलामती से मुतल्लिक खुफिया मालूमात हासिल करने का जिम्मेदार भी था। इस्लामाबाद भी मेरे दायरा इख्तियार में शामिल था। उस वक्त ईवान सदर हर किस्म के लोगों का गढ़ बना हुआ था। सदर परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल हम जिन्स परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसाक न सिर्फ पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार थे। इसके अलावा वहाँ दलाल और तवाइफें थीं और बाज़ को इंतहाई अहम मर्तबा हासिल था, दलालों को और तवाइफों को। इनमें जनरल रानी, मिस्टर KN हुसैन और लैला मुजफ्फर सर फहरिस्त थीं। अलावा जी वहाँ बहुत सी बदनाम लेकिन हसीन व पुरकशिश औरतों का हजूम था जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ़ रहती थीं। पुलिस के सिपाही ईवान सदर को कंजर खाना, GHQ को डंगर खाना और अपनी पुलिस लाइनों को लंगर खाना कहते थे। GHQ डंगर खाना।
जनरल रानी को, जैसे जनरल याह्या खान की करीब तरीन दोस्त होने के बायस आमतौर पर जनरल रानी के नाम से पुकारा जाता था, भुट्टो के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गुजरात में नज़रबंद कर दिया गया। एक टीम ने जो डीएसपी राय शाह मोहम्मद और इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद वारिस पर मुश्तमिल थी, मेरी निगरानी में 23 दिन तक उससे पूछगछ की थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर रजा की बीवी थी और गुजरात से ताल्लुक़ रखती थी। याह्या खान और जनरल रानी के माबैन तल्लुकात उस वक्त कायम हुए जब याह्या खान ने सियालकोट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से CMH का दौरा किया, जहां वो ज़ेरे इलाज थी। उनकी दोस्ती में जल्दी बेतकल्फ़ी और एतमाद बढ़ गया। याह्या खान सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान उस वक्त भी हेलीकॉप्टर पर उनके घर जाता रहा। जंग के दौरान यार, ये फिर बातें करते हैं। जब वो गुजरात के नजदीक छम जोड़ियां सेक्टर का इंचार्ज था, एक दिन याह्या खान दाद ऐश देने की घर से उसके पास गया तो एक दूसरे DSP मखदूम के साथ रंगरलियां मना रही थी। शराब के नशे में धुत मखदूम याह्या खान को देखकर इस कदर मुश्तिल हुआ कि उसने अपने सरकारी पिस्तौल से जनरल रानी के खुफिया अज़ा पर गोलियां मारी। खुफिया अज़ा पर गोलियां मारी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर याह्या खान डर गया और अपने हेलीकॉप्टर पर वापस भाग गया। रानी ने मखदूम के आइंदा गैज़ो गज़ब से बचने के लिए अपनी नुखेज लड़की उसके अक़द में दे दी। मखदूम बादशाह आदि नशई बन गया और इंतहाई इबरतनाक इंजाम से दो चार हुआ। जनरल रानी के पास याह्या खान और उसके साथियों के बारे में मालूमात का दफ्तर था। उसके बकौल याह्या खान ने नवंबर 1968 में उस वक्त से इक़्तिदार पर कब्जा करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी जब अयूब खान के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में शिद्दत पैदा हुई। वो फौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नैलों की रंग रलियों, स्मगलिंग, ज़ारंदोज़ी और दीगर करतूतों पर मबनी बहुत सी कहानियों से वाकिफ़ थी। मेजर जनरल खुदादाद के डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर बनने के बाद जनरल रानी और मज़कूरा जनरल ने मार्शल लॉ के निफाज और याह्या खान से कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए दौलत जमा करने का मंसूबा बनाया। रफ़ीक सहगल को, जो इन दोनों सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सरबराह थे, एक सौदे की पेशकश की गई। अगले दिन सहगल ने फ्लैटीज़ होटल में रानी से मुलाकात की और उसे 10 लाख रुपए के अलावा नई टोयोटा कार पेश की। सहगल के रवाना होते ही जनरल खुदादाद रानी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने कार रानी को दे दी और रकम खुद लेकर चला गया। रानी ने जर्नैलों, सियासतदानों और सीनियर अफसरों के साथ मेल मिलाप के नतीजे में बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली थी। जनरल याह्या खान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गुजरात के एक मशहूर सियासतदान ने उसे 6,000 रुपये माहवार अलाउंस देना शुरू कर दिया। मेरे अफसर बाला शेख मोहम्मद अकरम DIG स्पेशल ब्रांच के भी उसके साथ बड़े गहरे मरासिम थे। जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट में अपना नाम और सरगर्मियों की तफसील पढ़ी तो बहुत गज़बनाक हुए। रानी ने बताया कि वो नागहानी तौर पर रफ़ीक सहगल के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत थे। ताम सहगल ने उसकी पेशकदमियों का मुस्बित जवाब नहीं दिया। उन्हें उसकी दिलचस्प सज़ा भुगतनी पड़ी। एक दिन पेशावर के गवर्नर हाउस में एक पार्टी के दौरान रानी ने याह्या खान से शिकायत की कि आगा जी, रफ़ीक सहगल मेरे नाल मुहब्बत नहीं करता। याह्या खान ने गवर्नर हाउस के निगरान को तलब करके उससे पूछा कि जब मलका एलिज़ाबेथ अपने दौरे के दौरान यहाँ आई थी तो कौन से कमरे में सोई थी। निगरान ने कमरे की निशानदेही की। इस पर जनरल याह्या खान ने, जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था, रफ़ीक सहगल को हुक्म दिया कि आज रात तुम मार्शल लॉ अहकाम के तहत इसी कमरे में इसके साथ सोगे। रफ़ीक उस हुक्म की तामील से इनकार की जुर्रत नहीं कर सके। इसके बाद याह्या रानी से मुखातिब हुआ, मोटी तुम इसके पीछे जाओ, खुदा हाफिज।
रानी रफ़ीक के पीछे रवाना हो गई और दोनों के अंदर दाखिल हो जाने के बाद कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया। ये एक जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दलाली का किरदार अदा कर रहा है और रानी का दलाल बनकर जो है वो उनकी मुलाकातें करवा रहा है। जी, रानी ने पूछताछ करने वालों को बताया कि एक बार कराची में क़याम के दौरान शाह ईरान को रवाना होने में खासी ताख़ीर हो गई। उसकी वजह यह थी कि याह्या खान गवर्नर हाउस में अपनी ख्वाबगाह से बाहर नहीं आ रहा था। प्रोटोकॉल के हवाले से बड़ा संगीन मसला पैदा हो गया, लेकिन कोई भी सदर की ख्वाबगाह में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिरकार मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसाक ने रानी से दरख्वास्त की कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंगरलियां मनाते हुए पाया। खुद रानी को इस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और बर वक्त तमाम उसे बदिक्कत तमाम उसे बाहर लाई। रानी ने यह भी इंकशाफ किया कि जनरल याह्या खान के साथ शेख मुजीब के साथ उस वक्त से तल्लुकात थे जब उसने इक़्तिदार भी नहीं संभाला था। एक रात को वो याह्या खान के पहलू में थी जब शेख मुजीब अचानक कमरे में आ गए। वो घबरा कर और किसी कदर खौफजदा होकर दूसरे कमरे में चली गई। मुजीब जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए थे, 1 घंटे तक जनरल के साथ रहे। उनके चले जाने के बाद रानी ने याह्या खान से कहा, आगा जी, आपको इस आदमी से नहीं मिलना चाहिए था। इसके साथ मुलाकात ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सदर को पता चल गया तो वो नाराज़ होंगे। उस वक्त सदर अयूब थे। तुम फिक्र न करो मोटी, याह्या ने जवाब दिया। अयूब खान ख़त्म हो चुका है, अब तुम हुकूमत करोगी, लेकिन किसी से जिक्र न करना, ये एक खुफिया मामला है, ये है चाचे मामे। रानी ने मजीद बताया कि 1960 में रावलपिंडी क्लब की एक महफिल में उसकी मुलाकात भुट्टो से हुई, जहां उसका कज़न तजम्मुल हुसैन भी मौजूद था। बाद में वो पार्टी फ्लैशमैन होटल मुंतकिल हो गई, जहां भुट्टो और तजम्मुल हुसैन में इस बात पर लड़ाई हुई कि रानी ने भुट्टो को लिफ्ट क्यों कराई। रानी ने कहा कि भुट्टो ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन तजम्मुल ने सारा खेल खराब कर दिया। रानी के बकौल भुट्टो बाद में उसकी भाभी को तरजीह देने लगा और रानी को रकाबत की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। ये चकला बना हुआ था मुल्क। अकलीम अख्तर की बाबत मेरी रिपोर्ट हमीदुर रहमान कमीशन के सामने भी पेश की गई। जब कमीशन में याह्या खान से रानी के बारे में सवाल किया तो उसने कहा, मैं इस ख़ानदान को उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर SP गुजरात में पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है, जनरल कह रहा है। मैं इन लोगों में शामिल था जो जनरल याह्या खान को खुदा हाफिज कहने के लिए उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब वो इलेक्शन के बाद बरास्ता कराची मशरकी पाकिस्तान के पहले दौरे पर गया। याह्या खान ढाका को रवानगी से कबल कराची के नज़दीक मुर्गाबी का शिकार खेलने के लिए यूसुफ चांडियो के यहाँ ठहरा था। यूसुफ चांडियो मुस्लिम लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मेरे स्टाफ में शामिल DSP मिर्ज़ा अनवर बेग बहैसियत गनमैन सदर के साथ था। उसने खुफिया तरीके से सदर और चांडियो के माबैन होने वाली हस्बे झेल गुफ्तगू सुन ली। साईं, अब क्या होगा? इलेक्शन के नतीजे में एक तरफ सूर और खबीस ब्रैकेट में मुजीब आगे आ गया है और दूसरी तरफ एक जलील और कमीने इंसान ब्रैकेट में भुट्टो ने अक्सरियत हासिल कर ली है। या बच्चू, फिक्र न करो, बस तमाशे देखते जाओ। मैं ऐसा दाना फेंकूंगा कि या तो सूअर शिकारी कुत्ते को ख़त्म कर देगा या शिकारी कुत्ता सूर को मार डालेगा। शेर ने इन दोनों को हलाक करने का मंसूबा बना लिया है। बताएं।
खुद को शेर करार देकर याह्या खान ने दोनों बड़ी पार्टियों के लीडरों के बारे में अपने अज़ाइम का वाज़े इजहार कर दिया था। ताहम उसने मकारी का मुजाहरा करते हुए मुजीब के साथ मुज़ाकरात के बाद ऐलान कर दिया कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। ढाका से वापसी पर वो भुट्टो के साथ तीतर का शिकार खेलने लाड़काना पहुंचा और भुट्टो को बताया कि मुजीब तुम्हें और मुझे इक़्तिदार में शरीक करने को तैयार नहीं, हम दोनों इक़्तिदार से बाहर रहेंगे। उसने अपने 6 नकाती प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने का तहिया कर लिया है, जिसका मतलब है पाकिस्तान ख़त्म। भुट्टो शेख मुजीब के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने के ख्वाहां थे। उन्हें यकीन था कि वो असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले या सेशन के दौरान मसाइल का हल तलाश कर लेंगे, लेकिन उससे याह्या खान का खेल ख़राब होने का खदशा था। इसलिए उसने भुट्टो को गुमराह करने की गर्ज से कहा, मुजीब बड़ा हट धर्म और ज़िद्दी है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उसके साथ मेरी मार्फत मामला करो, इस तरह कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात हैं। भुट्टो ने जवाब दिया, मुझे कुछ मोहलत दो और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में जल्दी न करो। कदरे तज़ब्ज़ुब के बाद भुट्टो पाकिस्तान को बचाने की कोशिशों में शरीक हो गए। यूं भुट्टो को मुजीब के खिलाफ भड़का कर महाजराई और इंतशार के बीज बोए गए। जब मुजीब ने भुट्टो को नज़रअंदाज करके मगरबी पाकिस्तान के दूसरे लीडरों से राब्ता कायम किया तो भुट्टो को बड़ा नागवार गुजरा। सियासी मुज़ाकरात के बारे में ईवान सदर से प्रेस को गुमराह कुन खबरें पहुंचाई गईं ताकि दोनों बड़े लीडरों के दरमियान कोई मुफाहमत न होने पाए। ये पकौड़ियों पर और दही भलों पर खड़ा ये इस्लामी हुकूमत और ये चाचे मामे। अब आपने खुद फैसला करना है। ये सिलसिले की आखिरी किस्त थी। इंशाअल्लाह कल से अपने जो है ना बाकायदा और रेगुलर वीलॉग का आगाज़ करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।